गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पेस। आपको पता है कि इस चैनल पे हम बात करते हैं होम साइंस के बारे में। होम साइंस में हम जो टॉपिक पढ़ा रहे थे आपको फूड एंड न्यूट्रिशन। फूड एंड न्यूट्रिशन का हमने थियरी लगभग कंप्लीट कर लिया है, तो सारे टॉपिक से क्वेश्चन करवा रहे हैं। वसा में हमने 25 क्वेश्चन करवा दिया आपको, अब बाकी 25 क्वेश्चन। अब निम्न वसा MUF यानी कि मूफा का सर्वोत्तम साधन है सूर्यमुखी का तेल, सोयाबीन का तेल, नारियल का तेल या फिर जैतून का तेल। मूफा का सर्वोत्तम साधन कौन सा है? जो इसमें से मूफा का सर्वोत्तम साधन है वो है जैतून का तेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए इसमें क्या होता है, जो जैतून का तेल होता है इसमें ऑलिव ऑयल पाया जाता है। ठीक है, जो ऑलिव ऑयल होता है जैतून के तेल में ऑलिव ऑयल पाया जाता है, इसे कहते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसमें सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम स्रोत होता है इसका। वसा जो होता है, वसीय जो होता है दो प्रकार का होता है, एक संतृप्त होता है, एक असंतृप्त, यानी एक सैचुरेटेड फैटी एसिड, एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है उसके दो प्रकार होते हैं, मोनो असंतृप्त फैटी एसिड, मोनो असंतृप्त वसीय अम्ल, और पॉली असंतृप्त वसीय अम्ल। जो पॉली होता है उसे पूफा कहते हैं, जो मोनो होता है उसे मूफा कहते हैं। ठीक, ये जो होता है, ये जो मूफा वसीय अम्ल है, ये इसमें कार्बन की तुलना में हाइड्रोजन के 2 अणु कम होते हैं। कार्बन के जितने अणु होते हैं उसकी तुलना में हाइड्रोजन के 2 अणु कम होते हैं, कम पाए जाते हैं हमेशा। इसीलिए हाइड्रोजन जो है, इसलिए इसको हाइड्रोजन परमाणु कार्बन परमाणुओं के द्विबंध बनाते हैं, डबल जोड़ में बनाते रहते हैं, जुड़े रहते हैं, डबल बंध होते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है, 2 एग्जाम्पल, ओलिक अम्ल, पाल्मिटोनिक अम्ल, ये दोनों मूफा के एग्जाम्पल हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। कैरोटीन का शोषण करने के लिए भोजन में निम्नलिखित तत्वों की जरूरत होती है। कैरोटीन का शोषण करने के लिए भोजन में किस तत्व की जरूरत होती है? वसा की, प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की या फिर विटामिन डी की? कैरोटीन का शोषण करने के लिए, कैरोटीन क्या है? कैरोटीन विटामिन ए का एक फॉर्म है। वसा किसके लिए जरूरी है? अगर हमारे शरीर में वसा ही नहीं रहेगी तो ये फैट सोलेबल विटामिन है। अगर शरीर में फैट ही नहीं है तो ये घुलेगा किसमें? तो ये वसा में घुलनशील विटामिन है। तो हमारे शरीर में वसा, इसका कैरोटीन का शोषण होने के लिए हमारे शरीर में वसा का रहना जरूरी है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके, इसकी उपस्थिति में ही वसा का शोषण होता है। विटामिन ए का एस्टर यानी कि साबुनीकरण पैनक्रियाटिक लाइपेज से होता है। जिसका साबुनीकरण होता है वो पैनक्रियाटिक लाइपेज से होता है, क्योंकि इसका जो है ये क्या करता है, इमल्सिफिकेशन का काम करता है छोटी आंत के पक्वाशय तथा जेजुनम में। जेजुनम और छोटी आंत का पक्वाशय का जो भाग होता है उसमें इमल्सिफिकेशन का काम करता है। इसे बीटा कैरोटीन भी कहते हैं। ठीक है, कैरोटीनाइज भी कहते हैं इसे। कैरोटीनाइज एंजाइम की सहायता से विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। बीटा कैरोटीन कैरोटीनीटेज की सहायता से ये कैरोटीन में चेंज होता है। इसके अवशोषण के लिए 3 चीज़ें आवश्यक है। कैरोटीन का विटामिन में परिवर्तित होना पहला, फिर पित्त रस का क्रियाशील होना और वसा की उपस्थिति। ये तीनों होगा तभी कैरोटीन का शोषण होगा हमारे शरीर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य वसायुक्त एसिड है? पामिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, लिनोलेइक एसिड, ओलिक एसिड। कौन सा अनिवार्य आवश्यक वसायुक्त एसिड है? ठीक, लिनोलेइक जो है ये आवश्यक वसायुक्त है, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। ये क्या करता है, ये हमारे शरीर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल होता है, हम इसकी पूर्ति कैसे करते हैं? भोजन से करते हैं, क्योंकि हमारा शरीर इसका निर्माण नहीं करता है, तो भोजन से हम करते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल के स्तर को घटाता है, जिससे हमें हृदय रोग का खतरा कम हो जाता है। और अगर आवश्यक वसीय अम्ल का अभाव होने पे ये रोगों से भी प्रजनन शक्ति में कमी कर देता है, दुग्ध निर्माण में कमी हो जाती है, जल का असंतुलन होता है, जो त्वचा होती है उसका स्वास्थ्य खराब होने लगता है। ठीक, ये बहुत आवश्यक वसीय अम्ल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक है? रेनिन, लाइपेज, एमाइलेज, पेप्सिन। वसा के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम लाइपेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके ऑक्सीडेशन में से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्ति होती है? किसके ऑक्सीडेशन से सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है? प्रोटीन से कितनी मिलती है? 4.3। वसा से कितनी मिलती है? 9. सबसे ज्यादा किससे मिल रही है? वसा से, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पूफा का उदाहरण नहीं है? ऑलिक अम्ल, लिनोलिक अम्ल,
लिनोलेइक अम्ल, एरोडोनिक अम्ल। पूफा का पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का उदाहरण नहीं है, वो है जो ये है ए, ओलिक अम्ल। ओके, ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का उदाहरण नहीं है, ये जो है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति तेल के अच्छे स्रोत होते हैं। जो वनस्पति तेल होता है वो किसके अच्छे स्रोत होते हैं? मोनो असंतृप्त वशीय अम्लों के, पॉली असंतृप्त वशीय अम्लों के, अनावश्यक वशीय अम्लों के, या फिर मोनो एवं पॉली दोनों असंतृप्त वशीय अम्लों के। ये जो अच्छे स्रोत होते हैं असंतृप्त वशीय अम्ल जो होते हैं, ये होते हैं वनस्पति तेल। जो हमारे वनस्पति तेल होते हैं वो होते हैं असंतृप्त वशीय अम्ल के अच्छे स्रोत, पॉली। ऑप्शन नंबर बी सही है, पॉली असंतृप्त वशीय अम्ल के अच्छे स्रोत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा अघुलनशील है। ईथर में, पानी में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, क्लोराइड में। जो वसा अघुलनशील है वो है पानी में, वसा पानी में नहीं घुलती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये जो होता है वसा, ये इसमें, क्योंकि ये जो पानी है ना, ये जो वसा है ना, इसमें हाइड्रोजन बंध अनुपस्थित रहता है, इसमें हाइड्रोजन बंध नहीं रहता है। वसा का जो अंतिम सिरा होता है हाइड्रोफोबिक होता है, इसे पानी से डर लगता है, आप समझ लीजिए जल भीरू कह सकते हैं, इसे पानी से डर लगता है। पानी सोखने की बिल्कुल क्षमता नहीं होती, जिसके कारण इसके अणु क्या होता है, जल के ऊपर इंटरेक्ट नहीं हो पाते, जल से इंटरेक्ट नहीं हो पाते हैं, ये इसीलिए जल में नहीं घुलते, ऊपर तैरते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ मानव में सांस लेने की औसत क्रिया बार बार होती है, 20 बार या 12 से 16 बार, 20 से 30 बार, या फिर नन ऑफ दीज। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में टोटल जो अपक्रिया होती है 12 से 16 बार होती है, सांस लेने की औसत क्रिया। ठीक, एक एवरेज निकाला जाए तो 12 से 16 बार। जो नेक्स्ट है, वह वसा के इस्तेमाल के विषय में आजकल क्या धारणा है? संतृप्त वसा का उपयोग करना चाहिए, वसा का उपयोग नहीं करना चाहिए, वसा का उपयोग असंतृप्त वसा के रूप में करना चाहिए, हाई कोलेस्ट्रॉल वाला भोजन ग्रहण करना चाहिए। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, वसा का उपयोग असंतृप्त वसा के रूप में करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कोलेस्ट्रॉल का सर्वाधिक घनिष्ठ संबंध किससे है? दूध से, फल से, प्रोटीन से, वसा से। कोलेस्ट्रॉल का जो सर्वाधिक घनिष्ठ संबंध है वो है वसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशेदार खाद्य पदार्थ आवश्यक है सही पाचन के लिए, अच्छे स्वाद के लिए, मजबूत हड्डियों के लिए, रक्त निर्माण के लिए। रेशेदार खाद्य पदार्थ, रेशेदार जो खाद्य पदार्थ होता है ये किसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है? रेशेदार खाद्य पदार्थ हमारा जो ये सबसे ज़्यादा आवश्यक है सही पाचन के लिए। ठीक, ये रेशा क्या करता है, इसमें पानी सोखने की क्षमता अधिक होती है। इससे क्या होता है, रेशेदार खाद्य पदार्थ से हम कम खाना खाते हैं, पहले तो हम मेंटेन रहते हैं, मोटापा नहीं होता, जो हमारे शरीर की अंतर कोशिका की दीवार होती है उस पर जाके चिपक जाते हैं। ये जो हमारे पेट से एसिड निकलता है, इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सही पाचन के लिए आवश्यक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइपेज क्रिया करता है प्रोटीन पर, शर्करा पर, खनिज लवण पर, वसा पर। जो ये लाइपेज है ये किस पे क्रिया करता है? लाइपेज जो क्रिया करता है वो करता है वसा पर, क्योंकि जो ये लाइपेज है ये एक तरह का एंजाइम है। ये एंजाइम क्या काम करता है? ये एंजाइम काम ये करता है कि जब हम भोजन खा लेते हैं, भोजन से प्राप्त होने वाले जो वसा को छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है। भोजन के माध्यम से जो हम वसा खाते हैं उसे छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है। इन्हें ग्लिसरॉल, ये फिर क्या करता है, ग्लिसरॉल जो होता है और वसीय अम्ल के, इन्हें ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल कहते हैं, अलग अलग तोड़ देता है, इन्हें ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल कहते हैं। लाइपेज की थोड़ी सी मात्रा गैस्ट्रिक लाइपेज कहते हैं। लाइपेज एकदम हल्का सा निकलता है उसे गैस्ट्रिक लाइपेज भी कहते हैं। आमाशय की कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है। ये जो निकलता है वो आमाशय की कोशिकाओं से निकलता है, और इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा या तेल को अधिक देर तक गर्म करने से हानिकारक पदार्थ बनता है कोलेस्ट्रॉल, एक्रोलिन, लिनोलिक, नन ऑफ दीज। ये एक्रोलिक जो है वातावरण तथा भोजन में सर्वत्र
पाया जाता है, हर जगह पाया जाने वाला एक यौगिक है। ये दो चीज़ से बना रहता है। कार्बोहाइड्रेट वनस्पति घी एवं जंतु वसा अमीनो अम्ल में पाया जाता है। ये कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है, वनस्पति घी में पाया जाता है और जंतु वसा में भी पाया जाता है। ये भोजन में अधिक देर तक पकाने से पेट्रोलियम ईंधन के दहन तथा विभिन्न रासायनिक क्रियाओं से भी उत्पन्न होता है। अगर भोजन को अधिक देर तक पका दिया जाए या पेट्रोलियम के ईंधन का इस्तेमाल किया जाए, इन क्रियाओं से भी ये उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, एक्रोलिक को क्या होगा, ये कैंसर का कारक होता है। इसीलिए कहते हैं ना, अगर हम पूरी बना रहे हैं और वो तेल बच गया तो दोबारा उस तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कैंसर का कारण बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम लाइपेज पाया जाता है लार में, आमाशयी रस में, अग्नाशयी रस में, आंत में। वसा को पचाने वाला जो एंजाइम है वो अग्नाशयी रस में पाया जाता है। ओके, जो अग्नाशयी रस होता है उसमें पाया जाता है। ये अग्नाशयी रस क्या करता है, ये एकदम स्वच्छ क्षारीय द्रव होता है, क्षारीय होता है। ठीक, अग्नाशयी रस जो होता है ये क्षारीय द्रव होता है। और ये हमारे शरीर की जो अग्नाशय होती है, हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अग्नाशयी रस में क्लोम रस स्रावित होता है। अग्नाशयी रस से या क्लोम रस स्रावित होता है। ठीक, जिन्हें प्रमुखतः तीन प्रकार, इनमें से तीन, जिससे जो इसमें से अग्नाशयी रस में तीन प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक, एक जो है एमाइलेज, माल्टेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। तीन एंजाइम पाए जाते हैं, एमाइलेज पाया जाता है, ट्रिप्सिन पाया जाता है और लाइपेज पाया जाता है। एमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट को, माल्टेज भी कहते हैं इसको, ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है और लाइपेज वसा का पाचन करता है। ओके, तो इसका थर्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म के समय बच्चे के मस्तिष्क का भार होता है 100 ग्राम, 350 ग्राम, 800 ग्राम, 500 ग्राम। जन्म के समय बच्चे के मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा में घुलनशील विटामिन है, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ए बी दोनों। वसा में घुलनशील विटामिन ऑप्शन नंबर बी सही है, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मोटे व्यक्ति को खाने में कम प्रयोग करना चाहिए, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का या फिर विटामिन का। एक मोटे व्यक्ति को खाने में वसा का कम प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो वो और मोटा हो जाएगा, क्योंकि फैट से हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है, वो और मोटा हो जाता है। देखिए एक बात बतानी थी, जब बच्चा पैदा होता है उसका जो वजन होता है वो 350 ग्राम उसके मस्तिष्क का वजन होता है। ये मस्तिष्क का वजन उसके पूरे शरीर का 1/4 भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक ऊर्जा की कैलोरी उत्पन्न होती है शुद्ध घी में, रिफाइंड में, मूंगफली के तेल में, सरसों के तेल में। सबसे अधिक जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो घी में उत्पन्न होती है, रिफाइंड में कम होती है और मूंगफली के तेल में भी कम होती है, सरसों के तेल में भी इससे कम होती है। ठीक, तो सबसे अधिक जो होता है वो शुद्ध घी में होता है। शुद्ध घी में अगर आपको शुद्ध घी मिल रहा है, आप शुद्ध घी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें सबसे अधिक वसा इस्तेमाल होती है। और इसको खाने से विटामिन जो ए डी ई के होता है ये शुद्ध रूप से वसा में घुल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा के पाचन के क्रिया करने वाले एंजाइम को कहते हैं एमियालाइटिक एंजाइम, प्रोटेओलाइटिक एंजाइम, लाइपोलाइटिक एंजाइम, फिर एमाइलेज। वसा के पाचन पे क्रिया करने वाले एंजाइम को, वसा के पाचन पे जो क्रिया करता है उस एंजाइम को कहते हैं लाइपोलिटिक एंजाइम। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। ये क्या होता है लाइपोलिटिक एंजाइम जो होता है, इसमें क्या होता है, वसा के अणु ग्लिसरॉल के साथ वसीय अम्ल के सहयोग से बनते हैं। वसा का जो अणु होता है और ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल के सहयोग से बन जाते हैं। और वसा जो ये दो प्रकार के होते हैं, आपको पहले ही पता है, संतृप्त और असंतृप्त। असंतृप्त में भी दो प्रकार के होते हैं, मोनो और पॉली। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त आवश्यक होते हैं प्रोटीन पाचन के लिए, कार्बोहाइड्रेट पाचन के लिए, वसा पाचन के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। पित्त रस की बात हो रही है। ये जो आवश्यक होते हैं सबसे ज़्यादा आवश्यक वसा पाचन के लिए होते हैं। ये काम क्या करते हैं, ये इनका जो पहले टेस्ट होता है वो हल्का क्षारीय होता है, ये हल्का क्षारीय पदार्थ होता है। और लवण, जो पित्त लवण होता है, भोजन की वसा में इमल्सीकरण करता है। जो भोजन से प्राप्त वसा हमें प्राप्त होती है उस पर इमल्सीकरण का कार्य करने लगता है। इमल्सीकरण का कार्य करके इसको वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देता है। और ये जो पित्त रस निकलता है इसका स्राव यकृत से होता है, हमारी यकृत से पित्त रस का स्राव होता है। इसका सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, वसा के पाचन के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वसा के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम है, सेम क्वेश्चन रिपीटेड है, रेनिन, एमाइलेज, लाइपेज या पेप्सिन। वसा के पाचन के लिए सबसे जो जरूरी एंजाइम है वो है लाइपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा की कमी से निम्न रोग हो जाता है, डायबिटिक, फिनोडर्मा, मोटापा, क्वाशियोरकर। वसा की कमी से फाइनोडर्मा रोग हो जाता है। फाइनोडर्मा रोग का क्या पहचान है? फाइनोडर्मा के रोग में हमारे जो हाथ है, हमारे जो स्किन होती है, वो स्किन की बात कर लीजिए, त्वचा पे छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, नुकीले नुकीले, वे दाने नुकीले होते हैं, पीठ पेट टांगों आदि पे सभी पे निकल आते हैं। यह रोग जो है वयस्कों और बच्चों में होता है। मुख्यतः इसकी कमी वयस्कों और बच्चों में होती है। रोग भी वयस्कों और बच्चों को होता है ज़्यादातर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट से, वसा से, खनिज लवण से, प्रोटीन से। सबसे अधिक किससे प्राप्त? देखो, खनिज लवण हमारे शरीर की सुरक्षा करता है, ठीक। जो कार्बोहाइड्रेट है 4 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है 1 ग्राम। 1 ग्राम वसा 9 किलो कैलोरी, ठीक। प्रोटीन 4 किलो कैलोरी, सबसे ज़्यादा वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक। वसा की कमी से होने वाला रोग है मेरेस्मस, पेलाग्रा, फाइनोडर्मा, सभी। वसा की कमी से फाइनोडर्मा रोग होता है, पेलाग्रा 3D रोग कहते हैं इसे, डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, ये किसकी कमी से होता है? विटामिन B3 की कमी से होता है। मेरेस्मस। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले, आप हमारे चैनल से जुड़ सकें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।